प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेज में। मैं जितेंद्र चतुर्वेदी आज पुनः एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे हम कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें हम आज आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे पार्टिसिपल का यूज़ करके आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के हमारे वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रूल देखते हैं, इसका नियम क्या है कंबाइन करने का। तो जो रूल है वो कहता है कि इस मेथड में हम उन वाक्यों को ऐड करते हैं जिसे कर्तव्य, उद्देश्य अथवा परिणाम आदि का बोध होता है। अर्थात दो सिंपल सेंटेंस होंगे तो उन सिंपल सेंटेंसों में कोई ना कोई एक सेंटेंस पहले सेंटेंस का या फिर पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का या तो उद्देश्य होगा या तो परिणाम होगा या तो ड्यूटी होगा, कर्तव्य होगा। ठीक है, तो ऐसी वाक्यों को हम जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। जैसे यदि सिंपल सेंटेंस के मुख्य क्रिया के बाद किसी क्रिया का बोध कराने के लिए उससे पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव बनाते हैं, और यदि सेंटेंस पैसिव में हो तो टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी वर्ब का इन्फिनिटिव बनाना हो तो आप उस वर्ब के मेन फॉर्म अर्थात बेस फॉर्म के पहले, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आप टू ऐड कर देंगे तो वो आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। जैसे आपका बेस फॉर्म गो हो गया तो गो के पहले आप टू ऐड कर देंगे तो टू गो हो जाएगा, तो टू गो आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। जैसे राइट हो गया, WRITE, राइट हो गया। राइट आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब का बेस फॉर्म है अर्थात फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके पहले आप टू ऐड कर देंगे, टू ऐड कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि जो सेंटेंस आपको ऐड करना है यदि वो पैसिव वॉइस में होती है तो आप टू लिखेंगे, ऐड करते समय टू लिखेंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और यदि वो पैसिव वॉइस में नहीं होती है तो ओनली टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस और भी सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। तो हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है जो सेपरेट सेंटेंसेस हैं। कह रहा है कि रोहित रन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज़। मैंने बताया था कि जो दोनों सेंटेंसेस होंगे उसमें कोई ना कोई एक सेंटेंस पहले सेंटेंस का या फिर दूसरी सेंटेंस पहले सेंटेंस का या पहले सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का या तो उसका परिणाम होगा या फिर उसका उद्देश्य होगा या फिर कोई ना कोई ड्यूटी होगी। कहता है कि रोहित रन फास्ट, रोहित तेज़ दौड़ा, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज़, वो पहला पुरस्कार चाहता था। क्यों तेज़ दौड़ा? क्योंकि उसका उद्देश्य था पहला पुरस्कार प्राप्त करने का। तो मैंने बताया ना कि कोई ना कोई एक सेंटेंस आपका जो रहेगा वो उद्देश्य रहेगा, पर्पज़ रहेगा आपका। तो इस प्रकार से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हम इन्फिनिटिव का यूज़ करके इसको हम कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होती है तो हम टू के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ पहले हम टू लगा देते हैं। तो हमने क्या किया? रोहित रन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज़। तो क्या हुआ कि सब्जेक्ट दोनों का सेम है और दूसरा सेंटेंस जो है वो पहले सेंटेंस का पर्पज़ यानी उद्देश्य है। तो हमने यहाँ टू गेट से लेकर के प्राइस तक इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए जो हमारा कंबाइंड सेंटेंस है इसमें रन जो है रैन जो है, रैन RAN रैन जो है वो एक्चुअली क्या है? वो मेन वर्ब है।
क्या है, मेन वर्ब है। और ये जो क्या कहते हैं टू गेट है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसको सेकेंडरी वर्ब आप कह सकते हैं। मेन वर्ब हो गया, सेकेंडरी वर्ब हो गया। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये जो टू गेट है ये भी एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, एज अ वर्ब वर्क कर रहा है। फिर भी कहता है कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होता है तो एक साथ आप दो वर्ब्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो तो या तो कंजंक्शन के साथ उसको ऐड करेंगे दो वर्ब को, जैसे ही इज़ प्लेइंग एंड डांसिंग, तो प्लेइंग एंड डांसिंग जो है वो ही कर रहा है, लेकिन इनके प्लेइंग एंड डांसिंग के बीच में कंजंक्शन का यूज़ हुआ। यहाँ तो किसी कंजंक्शन का यूज़ नहीं हुआ है। जैसे ही इज़ प्लेइंग एंड डांसिंग है उसमें एंड कंजंक्शन का यूज़ हुआ है, तो एंड के साथ दो सेंटेंस आप जा समझ सकते हैं कि दो सेंटेंस कंबाइन की गई, जैसे ही इज़ प्लेइंग एंड ही इज़ डांसिंग, तो इस प्रकार से वो कंबाइन की गई थी। तो ऐसे ही इसको हम मान सकते हैं कि ही रन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज़, अर्थात ही रन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज़, इट मीन्स हो गया वो तेज़ दौड़ा टू गेट फर्स्ट प्राइज़, पहला पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा ये कंबाइन हो गया। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला उदाहरण होगा, सेपरेट जो सेंटेंसेस हैं वो, राज वेंट टू दिल्ली, ही वेंट देयर टू सी हिज सिस्टर। राज वेंट टू दिल्ली, राज दिल्ली गया, क्यों गया, ही वेंट देयर टू सी हिज सिस्टर, वो वहाँ अपनी बहन को देखने के लिए अर्थात अपनी बहन से मिलने के लिए गया। तो भाई देखिए जो पहला सेंटेंस का जो पर्पज़ है वो दूसरे सेंटेंस में बताया गया है, क्लियर किया गया है कि पहले सेंटेंस का पर्पज़ क्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ जो सेकंड सेंटेंस में जो टू सी यानी कि जो आपका इन्फिनिटिव जहाँ से शुरू हो रहा था वहाँ से लेकर के हमने पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में ऐड कर दिए। तो हो गया राज वेंट टू दिल्ली टू सी हिज सिस्टर, राज दिल्ली गया अपनी बहन से मिलने, यानी राज दिल्ली अपनी बहन से मिलने गया। बात एक ही होगी दो सेंटेंस कंबाइन होने के बाद। अगला सेंटेंस देखेंगे, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू अमेरिका। तो ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वो अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहता अर्थात पढ़ाना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, इसलिए उसने क्या किया, उसे अमेरिका भेज दिया। इस प्रकार से कंबाइन हो गया हमारा सेंटेंस। तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट, अर्थात उसने अपने सन को अमेरिका भेजा टू एजुकेट अर्थात पढ़ने के लिए, अर्थात शिक्षित होने के लिए। मीन्स आपका ये सेंटेंस कंबाइन हो गया। अगला हमारा एग्जाम्पल होगा फोर्थ वाला, हरी वाज गिल्टी, पुलिस प्रूव्ड दिस। तो उसको जब मैंने कंबाइन किया तो हो गया पुलिस प्रूव्ड हरी टू बी गिल्टी। एक्चुअली क्या था कि जो पुलिस है, पुलिस ने प्रूव्ड किया है, क्या प्रूव किया है, हरी को टू बी गिल्टी, कि वो क्या है, अपराधी, अर्थात अपराधी होने का प्रूव किया है, अपराधी होने के लिए उसे प्रूव किया है कि हाँ ये अपराधी है, कौन, हरी। तो इस प्रकार यदि एक नोट है बीच में, एक नोटिस टाइप का नोटिस है आपके लिए कि जब पहली वाक्य में बेरी का प्रयोग हुआ रहता है तो सेंटेंस को कंबाइन करते समय बेरी के जगह पे टू लिखा जाता है, टी डबल और टू लिखा जाता है। कैसे, जैसे राम इज़ वेरी बिजी, ही कैन नॉट कम हियर। जब मैंने इसको कंबाइन किया तो यहाँ बेरी है ना, मैं बताया था ना, बेरी की जगह पे हम क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ बेरी है पहले सेंटेंस में, तो इस बेरी की जगह पे हमें क्या करना है, टू का यूज़ करना है। तो हमने क्या कर लिया है, टू का यूज़ कर लिया है। जब कंबाइन करते समय राम इज़ टू बिजी टू कम हियर, मीन्स राम इज़ टू बिजी, राम बहुत अधिक बिजी है, टू कम हियर, यहाँ आने के लिए, अर्थात वो यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ उसे जब आने की बात होगी तो वो क्या है, बहुत बिजी है। हमारा अगला सेंटेंस क्या है, ही इज़ वेरी फैट, शी कैनॉट स्टैंड प्रॉपरली, सॉरी सी इज़ वेरी फैट, शी कैनॉट स्टैंड प्रॉपरली, अर्थात वो बहुत मोटी है, वो ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। तो सी इज़ टू फैट, वेरी की जगह मैंने टू कर दिया, और टू स्टैंड प्रॉपरली अर्थात स्टैंड को हमने इन्फिनिटिव बना लिया, उसके बाद
आगे वो जो वर्ड्स थे उसको मैंने कम्प्लीटली लिख दिया। अर्थात दूसरे यानी सेकेंड सेंटेंस का जो आपका वर्ब है उसको इन्फिनिटिव बना के हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस में ऐड कर दिया। तो सी इज़ टू फैट टू स्टैंड प्रॉपरली, अर्थात वो इतना मोटी है कि खड़ी नहीं हो सकती। हमारा अगला सेंटेंस है, अगला एग्जाम्पल है, ही हैज़ टू सन, ही हैज़ टू एजुकेट देम, अर्थात उसके पास 2 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं और उसे वो पढ़ाना चाहता है। ही हैज़ टू एजुकेट देम, उसे पढ़ाना पड़ता है। इट मीन्स, इसको मैंने कंबाइन किया, ही हैज़ टू सन टू बी एजुकेटेड, अर्थात पढ़ाए जाने के लिए उसके पास 2 बच्चे हैं। अर्थात अब उनका एक प्रकार का वो पर्पज़ है, उद्देश्य है कि अगर उनके पास 2 बच्चे हैं तो उनका जो कर्तव्य है कि वो उन्हें पढ़ाएं। इसमें देखिए कहीं ना कहीं ड्यूटी बता रहा है कि भाई अगर उनके पास, जैसे किसी के पास बेटे होते हैं, उनके पुत्र होते हैं, तो उनका फ़र्ज़ है, उनका कर्तव्य है कि उन बच्चों को एजुकेट करें। तो यही कह रहा है कि उसके पास 2 पुत्र हैं और उसका फ़र्ज़ है, उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि उन दोनों को एजुकेट करे। तो वही है कि ही हैज़ टू सन टू बी एजुकेटेड, अर्थात उसके पास 2 पुत्र। तो हमारा सेंटेंस क्या है कि आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, आई वॉन्टेड टू सी माई एलिंग कज़िन, कि मैं अपने चाची के घर गया और मैं अपने मतलब बीमार कज़िन को देखना चाहता था, बीमार कज़िन से मिलना चाहता था। तो मैंने इसको जब कंबाइन किया तो हो गया आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कज़िन। तो मेरे आंट के घर जाने का जो पर्पज़ था वो ये था कि मुझे अपने कज़िन को, मैं बीमार कज़िन को देखना था। तो टू सी यानी कि यहाँ से ये इन्फिनिटिव है और प्लस जो अदर वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में उसको क्या कहते हैं, इस इन्फिनिटिव के साथ पहले वाले सेंटेंस में मैंने ऐड कर लिया। तो हमारा हो गया आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कज़िन, मैं अपने चाची के घर गया अपनी बीमार कज़िन से मिलने, अर्थात बीमार कज़िन से मिलने अपने चाची के घर गया। तो अब इस प्रकार से इन्फिनिटिव का यूज़ करके मैंने कंबाइन करना आपको बता दिया। अब आता है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब हम कैसे हमारा आता है कि हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके हम सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते किसे हैं, कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं, उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। कैसा रहता है? स्वतंत्र रहता है। इसका प्रयोग तब होता है जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ही ना होकर अलग अलग होते हैं और दोनों वाक्यों के बीच एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन होता है, अर्थात कारण और उसके परिणाम का संबंध होता है। और जब इस वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग का यूज़ होता है, और सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं और सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे रूल्स थे सभी, इसको मैंने आपको बता दिया कम्प्लीटली। आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होते हैं वो जो सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, कम्प्लीटली एब्सोल्यूट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उन पे पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होता है। पहले क्या होता था कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होते थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सेंटेंस के सब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग हैं। तो यदि और भी क्या कहता है कि भाई दोनों मतलब जो दोनों सेंटेंस होते हैं इनके पास एक कैजुअल रिलेशन होता है, अर्थात कारण सूचक संबंध होता है, कि भाई कारण या परिणाम का संबंध होता है, कि भले ही पहला सेंटेंस है उसका कोई ना कोई रीजन दूसरे सेंटेंस पे दिख रहा है। कहता है कि जब वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग का यूज़ होता है, अर्थात जब भी आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर पाएंगे तो उसकी जगह पे आप बीइंग का यूज़ करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके जब किसी सेंटेंस को आप कंबाइन करेंगे तब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो मान लीजिए ये सब्जेक्ट के बाद हैविंग का अगर प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं और सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं, ये सब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड होते हैं
मतलब अदर वर्ब होते हैं, जैसे कि इज़, आर, एम, वाज, वर को छोड़ कर कोई अदर वर्ब होता है तो उसकी जगह पे हैविंग का यूज़ किया जाता है। उसकी जगह पे हैविंग का यूज़ किया जाता है और प्लस उसका जो मेन वर्ब होता है उस सेंटेंस का, उसका थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। और उसके बाद अगर वो सेंटेंस अगर पैसिव में होती है तो उसकी जगह पे हैविंग बीइंग लिख करके तब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो एग्जांपल में ये चीज़ें हम देखेंगे, जैसे द स्काई इज़ क्लाउडी, इट मे रैन टुडे। इसको मैंने जब कंबाइन किया तो देखिए यहाँ पे इज़ की जगह पे आपका क्या हो गया है, बीइंग हो गया है। देखिए यहाँ पे इज़ की जगह पे हमने क्या कर दिया है, बीइंग कर दिया कंबाइन करते समय। तो द स्काई इज़ क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, द स्काई बीइंग क्लाउडी, कॉमा, इट मे रेन टुडे, अर्थात जो आकाश है वो कैसा है, आसमान कैसा है, क्लाउडी है, और इट मे रेन टुडे, क्या हो सकता है, आज बारिश हो सकती है। द टीचर इंटर द क्लास, द बॉयज़ बिकम साइलेंट। द टीचर हैविंग इंटर द क्लास, द बॉयज़ बिकम साइलेंट, अर्थात जब टीचर क्या हुए क्लास में। हमारा अगला एग्जाम्पल है, द टीचर इंटर द क्लास, द बॉयज़ बिकेम साइलेंट, अर्थात जैसे ही मतलब टीचर इंटर करते हैं क्लास में, बच्चे क्या हो गए, चुप हो गए। जो मैंने इसको कंबाइन किया तो क्या हो गया, द टीचर हैविंग इंटर द क्लास, कॉमा, द बॉयज़ बिकेम साइलेंट, अर्थात क्या कहते हैं, टीचर्स के क्लास में इंटर करते ही और बॉयज़ क्या हो गए, साइलेंट हो गए, चुप हो गए। अगला हमारा सेंटेंस होगा एग्जाम्पल, द सन रोज, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई। सूरज निकलता है और पक्षियाँ क्या करती हैं, उड़ना शुरू कर देती हैं। तो द सन हैविंग राइजन, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई, अर्थात सूर्य के निकलते ही पक्षियाँ उड़ना शुरू कर दी। अगला हमारा क्या है, द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक होम, अर्थात कार्य पूरा हो गया और हम घर की तरफ लौटे। तो द वर्क हैविंग बीन डन, वी वेंट बैक होम, अर्थात कार्य पूरा हुआ, अर्थात कार्य पूरा होते ही वी वेंट बैक होम, हम कहाँ की तरफ लौटे, घर की तरफ लौटे। इस प्रकार से हमारा ये रहा। अब अगला हमारा क्या है, अगला है कि हम प्रेपोजिशन का यूज़ करके नाउन या जीरेंट के साथ कैसे किसी सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। जीरेंट बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जब आपके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे तो वो जीरेंट बनेगा। क्या बनेगा, जीरेंट। देखिए जीरेंट और जो पार्टिसिपल होते हैं वो दोनों एक ही जैसे, इनका फॉर्मेशन एक ही जैसा होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का और जीरेंट का। बट जो जीरेंट होता है वो नाउन और एडजेक्टिव का वर्क करता है, लेकिन जो पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव और वर्ब का वर्क करते हैं। अगर कहीं पे वो क्या कहते हैं एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ तो मे बी वो जीरेंट भी हो सकता है और मे बी वो पार्टिसिपल भी हो सकता है। बट एज अगर वर्ब यूज़ हुआ है तो ओनली वो पार्टिसिपल होगा और न कि जीरेंट होगा। तो इस प्रकार से हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, जीरेंट बनता है। तो कैसे हम एक जीरेंट का यूज़, प्रीपोजिशन का यूज़ करके कैसे जीरेंट या नाउन को ऐड करते हैं सेंटेंस के थ्रू। तो देखिए कहता है कि रीना बॉट अ पेंसिल, सी गेव 10 रुपी फॉर इट। तो रीना ने क्या किया, एक पेंसिल ख़रीदा और इसके लिए उसने 10 रुपये दिए। तो इसको जब मैंने कंबाइन किया तो रीना बॉट ए पेंसिल फॉर 10 रुपीज़, अर्थात 10 रुपये में रीना ने एक पेंसिल ख़रीदा। तो जैसे भाई देखिए कहते हैं पेंसिल ख़रीदा, उसके लिए उसने 10 रुपीज़ दी, तो क्या ज़रूरी है कि दोनों अलग अलग कहा जाए। तो उसने इस पेंसिल को ख़रीदने के लिए 10 रुपीज़ दिया, अर्थात बात एक ही है। तो वही कंबाइन हो गया सेंटेंस। तो क्या कहते हैं सेंटेंस का फॉर्म भी शार्ट हो गया और सेंस जो हो गया वो क्लियरली कंप्लीट निकल रहा है। तो अगला हमारा एग्जांपल है, आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। आई आल्सो सप्लाइड हिम विथ पेपर, तो और उसको मैं क्या सप्लाई किया, पेपर भी सप्लाई किया, अर्थात उसे पेपर भी दिया, एक पेन भी दिया और पेपर भी दिया, कंबाइंड। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो कहता है बिसाइड्स गिविंग हिम अ पेन आई आल्सो सप्लाइड हिम विथ पेपर, अर्थात उसे पेन देने के अलावा के बजाय
आई ऑल्सो सप्लाइड हिम विथ पेपर, मैंने उसे पेपर भी दिया, अर्थात मैंने केवल पेन ही नहीं दिया, मैंने उसे पेपर भी दिया। तो अगला हमारा क्या है, अब नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके, तो कहता है एपोजिशन का अर्थ होता है एपोजिशन का साइड बाय साइड, अर्थात अगर आप नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन की बात करेंगे तो एपोजिशन का मतलब होगा साइड बाय साइड, जो आपके बगल ही रखा जाए, और इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। जो नाउन या फ्रेज एपोजिशन में आते हैं में होता है उसे दो कॉमास के बीच में रखा जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ही देखें कि कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, ही वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो इसमें 3 सेंटेंसेस हैं जिसको तीनों सिंपल सेंटेंस हैं, इसको ऐड करना है। तो देखिए कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कोलंबस क्या था, एक प्रसिद्ध नाव क्या कहते हैं समुद्री यात्री था, सेलर मतलब नाव चलाने वाला। ही वॉज ऑल्सो एन इटालियन, वो एक इटालियन भी था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की। इसको मैंने जब कंबाइन किया तो क्या हो गया, कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर, जो कि एक प्रसिद्ध क्या कहते हैं इटालियन सेलर था, डिस्कवर्ड अमेरिका, अर्थात ये कोलंबस की ये क्या कहते हैं विशेषता बतला रहा है, ए फेमस इटालियन सेलर। तो हमने कोलंबस के बाद इसको कॉमा के बाद रख दिया। उसके बाद फिर कॉमा के साथ जो क्या कहते हैं थर्ड वाली सेंटेंस है, डिस्कवर्ड अमेरिका, वर्ब के साथ उसको मैंने लिख दिया, अर्थात कोलंबस जो कि फेमस इटालियन सेलर है उसने अमेरिका की खोज किया। कंप्लीटली सेंस क्लियर हो गया कि भाई कोलंबस जो है वो फेमस सेलर भी है और वो इटालियन भी है और वो क्या है, उसने अमेरिका की खोज भी किया। अर्थात कोलंबस के बारे में ही तीनों चारों चीज़ें बताई गई हैं, तो कोलंबस के साथ हमने रख दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया कि आप फ्रेज़ का नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का यूज़ करके कैसे सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि सेपरेट अलग अलग जो हमारा सेंटेंस है वो है कालिदास रोट द शाकुंतलम, ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो अब इसको मैंने क्या कहते हैं, कालिदास ने शाकुंतलम भी लिखा है और ग्रेट पोएट भी हैं और ड्रामेटिस्ट भी हैं। कालिदास ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट रोट द शाकुंतलम, अर्थात कालिदास जो कि ग्रेट पोएट हैं, प्रसिद्ध कवि हैं और ड्रामेटिस्ट भी हैं, उन्होंने शाकुंतलम लिखा था। सी वाला हमारा एग्जाम्पल है। अगला वाला, माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, अर्थात मेरी सिस्टर जो है वो न्यू दिल्ली गई और न्यू दिल्ली जो है वो कैपिटल ऑफ इंडिया अर्थात भारत की राजधानी है। तो दिल्ली की विशेषता बतला रहा है सेकंड वाले सेंटेंस में, अर्थात उसकी क्वालिटी को बतला रहा है, उसे क्वालिफाई कर रहा है, तो उसी के बाद हमने रख दिया। तो माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, मेरी बहन नई दिल्ली गई जो कि क्या है, इंडिया की राजधानी है। सेपरेट, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। अगला हमारा एग्जाम्पल है कि सेपरेट सेंटेंस है, कहता है मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, मिल्टन जो है वो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि है। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधे थे, अर्थात मिल्टन की विशेषता क्या है, वो अंग्रेजी कवि भी हैं प्रसिद्ध और वो अंधे भी थे। तो मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, मिल्टन जो कि एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे वो क्या थे, अंधे थे। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अगला क्या है हमारा, तो अब देखते हैं, ये हमारा लास्ट पेज था। तो अब जो भी रूल बच रहे हैं मैं अगले वीडियो के थ्रू आपको सारी चीज़ें बतलाऊँगा। 2-3 क्या कहते हैं रूल अभी बच रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए। ये जो हमारा तीसरा वीडियो आएगा सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, उसमें मैं बताऊँगा। तो इस प्रकार से आप सभी वीडियोज़ को देखते चलिए, जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। ये है कि जो भी रूल्स इसमें बताए जाते हैं हम नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपके भविष्य में कभी भी कोई चीज़ें भूले ना, कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके दिमाग में आता है इससे रिलेटेड, चाहे सजेशन से रिलेटेड या फिर कुछ पूछने से रिलेटेड, कुछ भी आप मतलब एज ए सजेस्टिव मैनर में, एज ए रिक्वेस्टिंग मैनर में आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।